पहला सत्यापन यह है। दूसरा सत्यापन यह है, हम जीवन को भले प्रकार से समझा उसको आपको समझाएंगे, मेरे पास समझाने का गुण है, ये हम सत्यापित कर रहे हैं। तीसरा बात, हम मानवतापूर्ण आचरण को बराबर समझें, उसको आचरण करके देखें, इसमें आपको समझा सकता हूँ, ये मैं सत्यापित कर रहा हूँ। ये कुल मिलाकर के 3 प्रकार से हम समझदारी का धारा पहचाने हैं। इन तीनों प्रकार की धारा एकत्रित होने से हमको समझदारी के पक्ष में हमारा तृप्ति बन जाती है। इस आधार पर तो समझदारी के अनुसार योजना, कार्य योजना, फल परिणाम, समाधान निरंतर बना रहता है, इसीलिए हमें तृप्त रहता है। इसी प्रकार से मेरा विश्वास है आप सब तृप्त होने के अर्थ में ही हैं। कोई भी यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी नहीं है, यहाँ बैठा नहीं है, उनमें भी ऐसा नहीं है जो तृप्त होना नहीं चाहता। ऐसा कोई आदमी होता ही, आबाल वृद्ध तृप्त होने के लिए बैठे, तृप्त होना चाहते हैं। यदि तृप्त हुए ही, तृप्त नहीं हुए तो होने के लिए बैठे। ये ऐसा मैं स्वीकारा। इसमें कोई रद्दोबदल करने की यदि सलाह होती है, उसको हम शिरोधारी करूँगा, समझा सकते हैं हम। तो कुल मिलाकर के समझदारी परिपूर्ण होना ही बात। अब सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान के प्रति थोड़ा सा हम इशारा करना चाह रहे हैं। तो पहले दिन हम इस बात पर काफ़ी दूर तक समझाए थे। तो वैसे अस्तित्व में एक व्यापक वस्तु दिखती है जो हमको समझ में आता है, आपको भी समझ में आता है। वो है आप हमारे बीच की दूरी के रूप। यही वस्तु हर परस्परता के बीच में दूरी के रूप में दिखाई पड़ती है, आँखों को दिखाई पड़ती है, समझ में आती है। तो दूसरा विधि, इसी दूरी की वस्तु में, दूरी के रूप में जो वस्तु है, इसी में हम डूबे रहते हैं, घिरे रहते हैं, ये भी समझ में आता है। तीसरा भाग जो शक्ति संपन्न, ऊर्जा संपन्न है, इस बात का गवाही है मनुष्य में ज्ञान रूप में ऊर्जा है और सभी जड़ वस्तु में चुंबकीय बल के रूप में ऊर्जा। कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जड़, इसमें जड़ चैतन्य प्रकृति में ऊर्जा संपन्न ना। इसके आधार पर साम्य ऊर्जा सबके लिए प्राप्त है, ये हमको बोध होता है। ये क्या चीज़ है साम्य ऊर्जा? व्यापक वस्तु साम्य ऊर्जा। इस बात को हम अच्छी तरह से समझा हो, ये समझना की जरूरत कैसा पड़ रही, इसका क्या प्रयोजन है, पूछा। हम व्यवस्था में जीने में हम समर्थ होते हैं। ये समझ में आता नहीं आता है तब तक हम व्यवस्था में जिएंगे। ये बिल्कुल शतशः सत्य। तो परिस्थिति के अनुसार हम जिएंगे। मानव में जितने भी परिस्थितियाँ जन्म दे रहा है, प्रकट हो रहा है, वो सब समस्या के ओर जा रहा है। कब से? जंगल की युग से, ग्राम युग से, राज युग से, ये सभा युग से तक में जितने भी समय व्यतीत हुई है, ये पूरा का पूरा हम समस्या को पैदा करने के लिए परिस्थितियाँ निर्मित करते हैं। हर परिस्थितियाँ समस्या को ही जोड़ता है, समाधान को जोड़ने का। इसीलिए हम परंपरा में समस्याएं एक पीढ़ी में एक हुआ, दूसरे पीढ़ी में 2 हो गए, तीसरे पीढ़ी में 200 हो गए, चौथे पीढ़ी में 2000 हो गए। इस ढंग से समस्या से गिरते जा रहे हैं। उसको तत्कालीन राहत चाहिए, तत्काल इसका राहत चाहिए। समाधान के अलावा तत्काल क्या होता है, दीर्घकाल क्या होता है, आप सोचिए। इसके बारे में भी कई लोगों का ऐसा सवाल है कि तत्काल किस राहत चाहिए। तत्काल का राहत समाधान के अलावा क्या होगा? दीर्घकालीन समस्या का कारण, समस्या का समाधान के अलावा क्या होगा? समाधान के सामने तत्काल दीर्घकाल दोनों गायब हो जाता है। समाधान से तत्काल भी समाधान है, दीर्घकाल तक भी समाधान है, ऐसा बात बनता है। इस विधि से हम समाधान संपन्न होने का बाद तो ज्ञान कहलाता है। ज्ञान को अपने में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों गम्य नहीं, हाथ से छूने में नहीं आता है,
ठीक है। और जीभ से चखने में नहीं आता है, नाक से सूंघने में नहीं आती है। ऐसे चीज़ को अपन इंद्रिय गम्य नहीं करते तो समझ में आना सच्चाई समझ में आता। इंद्रिय गम्य होता भी है, उसको भी समझना ही पड़ेगा उसका प्रयोजन आँखों में दिखता नहीं। हर इंद्रिय गम्य वस्तु का प्रयोजन आँखों में दिखता नहीं, चक्षु गम्य नहीं है, ये केवल समझ में ही आता है। इसमें इंद्रिय गम्य वस्तुओं में जैसा गरम है, गरम जो है समझता कौन? समझता जीवन है। वो समझने वाला जो भाग है आँखों में आता नहीं, गर्मी आँखों में आता नहीं, ठंडी आँखों में आता नहीं, ठीक है। तो मीठा आँखों में आता नहीं, खट्टा आँखों में आता नहीं, जो हम ऊर्जा समझते हैं। तो हमारे इंद्रिय गम्य वस्तु में भी जो समझने वाला प्रयोजन शेष रहता है, समझे बिना हम प्रयोजनों को इंद्रिय गम्य कहा भी नहीं सकते। एक तो बात हो गई। इस ढंग से आँखों में दिखता है, यदि समझ में नहीं आता है हम देखा नहीं। समझ आँखों में दिखता है, समझ में आता है, प्रयोजन समझ में आता है। इस ढंग से हर वस्तु में हम जानते। इसी प्रकार आँखों में दिखता नहीं है वो, किंतु प्रयोजन समझ में आता है, तभी भी हम समझते हैं। इसी प्रकार व्यापक वस्तु का होना हम आँखों में भी देखते हैं, समझ में भी आता है। या वस्तु में ऊर्जा संपन्नता देखने को भी मिलता है और समझ में भी आता है। इस प्रकार से समझ में आकर देखने को मिलना, देखने को आकर के समझ में आना, कई कुछ पदार्थ। तो इंद्रिय गम्य जितने भी पदार्थ हैं वो सब जब बस देखने की बात समझ में आता है। तो इंद्रिय गम्य नहीं है वो सब समझने की बात देखने को मिलता। जैसा हम व्यापक वस्तु को समझ गए, इसीलिए आप हमारे बीच की दूरी के रूप में हम देख गए, दिख गए। यदि व्यापक वस्तु को समझे नहीं है, उनको आप हमारे बीच की दूरी के रूप में है ऐसा सत्यापित करना बनेगा, ठीक है। अब कहा जा सकता है आप बोल दिया इसीलिए इतने लोगों के बीच में सभी बोल सकते हैं, समझा नहीं पाएंगे। जितना प्रश्न बनती है इसके ऊपर वो उसको सबको सामना करना अनुभव के बिना बनेगा। हर वस्तु में ऐसे खट्टा हो मीठा हो, अनुभव के बिना दूसरों को समझाना बनता है। उसी प्रकार से व्यापक वस्तु सबके साथ ये आर पार है, इस बात को समझाना तभी बनता है जब बाद में अनुभव किया है। तो इस ढंग से व्यापक वस्तु को हम अनुभव के स्तर पर देखते हैं, समझते हैं और उससे सुख पाते हैं। कैसा सुख पाते हैं? हम स्वयं व्यापक वस्तु में डूबे हैं, भीगे हैं, घिरे हुए हैं, इसका पहला सुख है। उसके बाद ये होती है जीवन ज्ञान से ये बनता है मरने कटने वाला जो भय होती है वो खत्म हो जाता है। इससे क्या हो जाता है? ऊर्जा संपन्नता, हम ज्ञान संपन्नता के रूप में ऊर्जा को पहचानते हैं मानव में। इससे ज्ञान जो है ना ईश्वर के रूप में हमको प्राप्त है, व्यापक वस्तु के रूप में प्राप्त है, सत्य के रूप में प्राप्त है, ऐसा हम मान सकते हैं। ये सुख है। उसके बाद जैसा ही हम इसमें जाते हैं जीवन ज्ञान में, जीवन ज्ञान यदि हाथ लगती है मनुष्य के हाथ, मरने का भय से मुक्ति मिलती है। मरने का भय से मुक्ति मिलता है तो और तो भय अपने आप से खत्म हो जाता है। प्राण भय के साथ मान भय, धन भय, इन दोनों भय खत्म हो जाता है। धन भय के बारे में जो बात कहा था, कोई भी ऐसा धन का राशि नहीं है जो स्थानांतरित अथवा हस्तांतरित नहीं। अभी तक ऐसा कोई धन को देखा नहीं है, तो हस्तांतरित होता ही है, स्थानांतरित होता है। इसीलिए